हेलो फ्रेंड्स। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चाएं की हैं प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग के बारे में। और उसमें जो है प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग में जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है, वहाँ मैंने पढ़ाया है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का निर्धारण आप कैसे करेंगे और एल्कोहलों की जो है अम्लता का जो है निर्धारण आप कैसे करेंगे। तो देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो चाहे वो एल्कोहल हो, अगर आप उसकी अम्लता का निर्धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां से H+ निकाल के उसको ऋणायन में बदल लेना पड़ेगा। चाहे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो चाहे वो एल्कोहल हो, अगर उन दोनों की उनकी जो है अम्लता की जांच करनी हो तो आप क्या करेंगे, आप चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल को भी बदल लेंगे ऋणायन में उसके, और एल्कोहल को भी किस में बदल लेंगे, उसके ऋणायन में बदल लेंगे। आप वही चेक करेंगे कि जो ऋणायन प्राप्त हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्कोहल से प्राप्त होने वाला ऋणायन जितना अधिक स्थायी होगा वो उतने ही अधिक अम्लीय होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अम्लता का जो है अम्लता और स्थायित्व ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती होते हैं। और एक चीज बता दे रहा हूं मैं आपको, अगर मान लीजिए अभी मैं एल्कोहलों की क्षारीयता के विषय में थोड़ा मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, एल्कोहलों की क्षारीयता कैसे चेक करें। तो ध्यान दिया, क्या बताना है, क्षारीयता कैसे बतानी, ध्यान दीजिए। आपको देखो ये पता है स्थायित्व और अम्लता ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है, और इसी का व्युत्क्रमानुपाती है क्षारीयता या क्षारकता। कि अगर स्थायित्व ज्यादा होगा या अम्लता ज्यादा होगा तो क्षारकता क्या होगा, कम। क्षारकता क्या होगा, कम। ये ट्रिक रख लें आप कि अम्लता ज्यादा होगा क्षारकता, भाई अम्लता क्षारकता एक दूसरे का विपरीत होता है। आज आपको एग्जांपल दिया गया है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों मिक्स है, इन दोनों की अम्लता की जांच करनी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो एल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें आप एक चीज रख लीजिए कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है या आप उसको कह सकते हैं बेंजोइक अम्ल, ये रख लो इधर देखो, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे वो एल्कोहलों से अधिक अम्लीय होंगे, ये जानते रहिए आप। अच्छा ये देखो, अगर फिनॉल आपस में है, फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लग गया है फिनॉल में, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप लगे हैं, तो ये NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह। आप ये जानते रहिए फिनॉल अम्लीय होता है और फिनॉल एल्कोहल से भी ज्यादा अम्लीय होता है। फिनॉल जो होता है, अगर फिनॉल और एल्कोहल की तुलना किया जाए, ध्यान दे, अगर आपको फिनॉल दिया हो और साथ में कोई भी एल्कोहल दिया हो, सामान्य केस में, और कोई भी एल्कोहल दिया हो, तो जो फिनॉल होता है वो एल्कोहल से क्या होता है, अम्लीय होता है। फिनॉल एल्कोहल से अम्लीय होता है। इसका रीजन आप थोड़ा समझेंगे, अभी आपको पढ़ाऊंगा रेजोनेंस। रेजोनेंस में आप इसका आंसर पा जाएंगे। और वैसा भी समझ सकते हैं कि भाई ये क्या है कि फिनॉल जो है -I समूह इलेक्ट्रॉन खींचेगा और R इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। ये फिनॉल, यहाँ पे जो बेंजीन है इसको आप C6H5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, या ऐसा समझो कि पहले इसको तोड़ लो माइनस में, अम्लता जब भी चेक करनी होती क्या करें आप, माइनस ब्रेक कर लो, यहाँ क्या होगा, और यहाँ पे RO माइनस बचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा थोड़ा स्थायी बना रहेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा कम स्थायी रहेगा ना। तो इस प्रकार ये ज्यादा अम्लीय होगा फिनॉल, और ये क्या होगा, कम अम्लीय होगा। यहाँ पे आपको दिया गया है कि बहुत सारे फिनॉल हैं, इनकी आपस में अम्लता चेक करनी है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक वही है कि इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल भी है, फिनॉल भी है, इन दोनों को चेक करना है। और ये फिनॉल नहीं बोलेंगे आप बोल सकते हैं फिनॉल नहीं है, व्युत्पन्न, फिनॉल का व्युत्पन्न, ये इसको बोलेंगे फिनॉल। इसके तीसरे पर नाइट्रो लगा है,
इसको बोल सकते हैं मेटा नाइट्रोफेनॉल। क्या बोल सकते हैं? मेटा नाइट्रोफेनॉल बोल सकते हैं। पहले यहां देखो, देखो NO2 कौन सा समूह? माइनस आई समूह। यहाँ पे भी 2 NO2 लगे हैं, यहाँ पे कोई NO2 नहीं। आप जानते हैं, यद्यपि आप ये जानते हैं कि फिनॉल अम्लीय होता है, ये सब के सब फिनॉल है। आप इन सभी का देखो कि कौन बढ़िया स्थायी रहेगा, कहां पे माइनस आए तो बढ़िया स्थायी रहेगा। अगर माइनस यहां मिले ना, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, यहाँ माइनस सबसे अधिक स्थायी रहेगा। 2 NO2 है ना, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यहाँ 1 NO2 है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे कोई NO2 नहीं, तो सबसे अधिक अम्लीय ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना अधिक खींचा जाएगा अम्लीयता उतनी अधिक रहेगी। इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा तो अम्लीयता कम हो जाएगी। क्या बढ़ेगी? क्षारीयता। क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। तो अम्लता का ऑर्डर यहाँ क्या होगा? सबसे अधिक अम्लीय जो होगा, सबसे अधिक C होगा, उसके बाद B होगा, उसके बाद A। यहां देखिए आप, मैं आपको ट्रिक लिखा दे रहा हूं कि बेंजोइक अम्ल वो फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है, चाहे फिनॉल पे कुछ भी लगाओ। बेंजोइक एसिड फिनॉल से क्या होता है? अधिक अम्लीय। एक चीज रख लीजिए आप, अगर बेंजोइक अम्ल आ गया तो फिनॉल से अधिक अम्लीय होगा। फिनॉल पे चाहे नाइट्रोफिनॉल हो, चाहे मेथिल फिनॉल हो, चाहे कोई भी फिनॉल हो, नाइट्रोफिनॉल, मेथिल फिनॉल, कुछ भी रहे, उससे बेंजोइक अम्ल अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये सब, ये भी बेंजोइक अम्ल, ये भी बेंजोइक अम्ल, ये भी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, हालांकि डिफरेंस है कि यहाँ NO2 लगा है, यहाँ पे मेथिल लगा है। ये फिनॉल, नहीं, मिस्टेक हो गया, ये बेंजोइक अम्ल है, ये बेंजोइक अम्ल, ये बेंजोइक अम्ल, ये फिनॉल है ना, मैं ध्यान नहीं दे पाया। ये बेंजोइक अम्ल, ये भी बेंजोइक अम्ल, ये भी बेंजोइक अम्ल, ये आपका फिनॉल है। तो सबसे कम अम्ल यही होगा, उससे अधिक ये तीनों रहेंगे। अब इन तीनों में कौन अधिक है जानते हैं? ये सबसे अधिक है, ये कम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये प्लस आई समूह है यार। कौन सा समूह है? इलेक्ट्रॉन भेजेगा, प्लस आई समूह इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो औ माइनस बढ़ जाएगा, तो अम्लीयता कम हो जाएगी। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और यहाँ पे ना तो प्लस आई है ना तो माइनस आई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो होगा सबसे अधिक अम्लीय रहे, उसके बाद ये आए, ये इसके बाद जाएगा। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ कम से कम कोई भेज तो नहीं रहा है, यहाँ तो भेजा जा रहा है। पहला बात तो ये समझ लें आप कि बेंजोइक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होते हैं, तो बेंजोइक अम्ल को लिखना है पहले। अब उनको भी आपस में तुलना करनी है ना बेंजोइक अम्ल की, कि उनमें कौन ज्यादा अम्लीय कौन कम अम्लीय। तो सबसे अधिक अम्लीय क्या रहेगा? D रहेगा। क्या रहेगा? अम्लीयता या अम्लता सबसे अधिक D लिखेंगे, उसके बाद C को नहीं लिखना है, A को लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ कम से कम कोई भेज तो नहीं रहा है, यहाँ तो भेज दे रहा है। तो क्या लिखेंगे? A, उसके बाद C लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? B। क्लियर है आप? ये देखो थोड़ा सा, ये है हाइड्राइडों की अम्लता के विषय में। जानते हैं, अगर मतलब इसमें देखा जाए, यहाँ हाइड्राइडों की अम्लता में प्रेरणिक प्रभाव का प्रयोग है। अगर यहाँ पर हाइड्राइडों की अम्लता देखें प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से, हर जगह हाइड्राइडों की अम्लता को जो है प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से जो है बताया नहीं जा सकता। मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ नहीं बताया जा सकता। फिलहाल जानते रहिए, ये हाइड्राइड है। हाइड्राइड क्या है? अगर किसी भी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो उसको बोल देते हैं हाइड्राइड। क्या बोल देते हैं आप? किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ पाया जाए तो हाइड्राइड है। ये सब के सब हाइड्राइड है। अगर इनकी अम्लता चेक की जाए, आप हाइड्राइडों के विषय में एक चीज जानते हैं कि जो हाइड्राइडों की अम्लता होती है वो आवर्त में जो है दाएं से बाएं जाए, नहीं दाएं से बाएं नहीं जाएंगे, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाइए, चाहे समूह में ऊपर से नीचे जाइए, हाइड्राइडों की अम्लता बढ़ती है। हाँ, दोनों केसेस में। ये थोड़ा जानते रहिए आप लोग, जो हाइड्राइडों की अम्लता होती है
चाहे आप आवर्त में कहाँ से कहाँ जाए, लेफ्ट से राइट, चाहे आप समूह में ऊपर से नीचे जाइए, अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। मैं थोड़ा आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, फिर इधर आता हूँ। जो बाहरी बातें हैं ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा, ये देखो इधर आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो चलिए बाद में बता दूंगा। जैसे इससे बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए, जैसे ये तो बता ले रहे हैं आप कि CH4 NH3 H2O, हाँ मैं जानता हूँ यहाँ तक आ रहा है, ध्यान दें। ये CH4 NH3 है, H2O है, HF है, ये हाइड्राइड है। आप देखें ना, H को मत देखो, बस तब तो देखो कि किस आवर्त का है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये कहीं आवर्त के, और किस कैसरे आवर्त के हैं, दूसरे आवर्त के हैं। कैसरे आवर्त के हैं, दूसरे आवर्त में हैं के हैं। तो अगर आप आवर्त में जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो हाइड्राइड जो बने हैं उनकी अम्लता बढ़ती जाएगी, अर्थात सबसे अधिक अम्लीय क्या होगा, ये। उसी प्रकार यदि आप ऐसे जाएं, CH4 मान लीजिए, CH4 हो और SiH4 हो, SiH4 हो, तो उसमें तो आपसे कोई पूछेगा कि कौन अधिक अम्लीय होता है, तो ये जानते रहो SiH4, क्योंकि इसका ट्रिक है कि आवर्त में जाए चाहे आप समूह में जाइए, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाइए चाहे समूह में ऊपर से नीचे जाइए, अम्लीयता बढ़ेगी। जैसे मान लो HF, ध्यान दो, यहाँ आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं, ध्यान दें, जैसे ऐसा हो, ध्यान से देखो, HF हो जाए, HCl हो जाए, HBr हो जाए, HI हो जाए, ये तो आ रहा होगा, ध्यान दें। मैं इसको समझा दे रहा हूँ बस कि देखो इसके अम्लता का जो ऑर्डर है वो प्रेरणिक प्रभाव नहीं बता सकता। कैसे, देखो इसके हिसाब से ध्यान दें, अम्लता चेक करनी होगी तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ऐसा चेक करेंगे आप, ऐसा चेक करेंगे, जानते हैं, जो मतलब आपके हिसाब से देखो यही है ना कि आप देखेंगे माइनस कहाँ स्थायी है, माइनस कहाँ अधिक स्थायी, तो माइनस अधिक स्थायी इसमें जो होता है ना, आपके हिसाब से F पे होना चाहिए स्थायी माइनस, F पे होना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, F और Cl में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है ना, सबसे बढ़िया Cl की होती है। थोड़ा यह अपवाद वाली बात होती है, इसको पढ़ा होगा आपने, जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो पूरी आवर्त सारणी में हैलोजनों की सबसे अधिक होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी सबसे अधिक होती है। लेकिन पूरी उसमें भी फ्लोरीन क्लोरीन में भी क्लोरीन की अधिक होती है, फ्लोरीन की कम। इसका रीजन भी आपने पढ़ा होगा आपने, ठीक है। फिर फिलहाल मैं ये बताने वाला नहीं, बस ये जान लो कि देखो आपके हिसाब से F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस ये मिलेगा, तो यहाँ जो है माइनस जो होगा, चूंकि आप चलो इसलिए छोड़ोगे, आप जो है अगर देखें विद्युत ऋणात्मकता का हिसाब देखें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का हिसाब देखें, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये। तो माइनस चार्ज आपके हिसाब से F पे ज्यादा स्थायी होना चाहिए, रूल को लेकर चलें, नियम से चलेंगे तो F पे ज्यादा माइनस स्थायी होना चाहिए, Cl पे उससे कम, Br पे उससे कम, सबसे कम I पे होना चाहिए। इस हिसाब से HI सबसे दुर्बल अम्ल होना चाहिए, क्योंकि आपने नियम पढ़ा है कि माइनस जहां ज्यादा स्थायी होगा वो अधिक अम्लीय होगा, जो ऋणावेश मिलेगा ज्यादा स्थायी होगा तो अम्लीयता ज्यादा रहेगी, ऋणावेश कम स्थायी रहेगा तो अम्लीयता कम रहेगी, इसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है HI सबसे प्रबल अम्ल होगा, ये जान लीजिए आप लोग, HI सबसे प्रबल अम्लीय होती है, रट लो आप लोग। HF, HCl, HBr, HI में HI क्या होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है। और इसका रीजन क्या बताया जाता है, ध्यान दे बता दूं मैं आपको, इसका रीजन क्या बोला जाता है। यहाँ बोला जाता है कि देखो HF, HCl, HBr, HI में I का साइज सबसे बड़ा है, वहाँ F माइनस, यही बता रहे हैं ना, इनकी अम्लता का जो निर्धारण है इस प्रभाव से नहीं करेंगे। इस प्रभाव से क्या करना है, देखना है कि माइनस कहाँ ज्यादा स्थायी है, वही देखते हैं ना इस प्रभाव के हिसाब से। लेकिन इसकी अम्लता का जो निर्धारण होता है वो ये प्रभाव नहीं करता, इस प्रभाव के द्वारा इसके अम्लता का निर्धारण नहीं होता है। इसमें क्या बताया जाता है कि देखो HF, HCl, HBr, HI में जो HF का बॉन्ड है, H और F का साइज छोटा होता है, पास पास, F का साइज छोटा होता है, उससे बड़ा साइज Cl का होता है, उससे बड़ा साइज Br का होता है, उससे बड़ा साइज I का होता है। I का साइज बड़ा होता है वो आराम से बॉन्ड टूट जाता है, क्यों नाभिकों के बीच की दूरी ज्यादा रहती है, लंबाई जितना अधिक होगा, परमाणु त्रिज्या जितना अधिक होती है, बॉन्ड उतना आराम से टूट जाता है। तो I का साइज बड़ा होने की वजह से
इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, अट्रैक्शन कम रहता है। डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन कम रहेगा और बॉन्ड आराम से टूट जाता है। और यहाँ एच और एफ में क्या है, एफ का साइज छोटा है, वो पास पास रहेगा और बॉन्ड जो है अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा और वो बॉन्ड आराम से टूट नहीं पाएगा। जब टूटेगा नहीं तो H+ देगा कहाँ से? जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो H+ नहीं देगा, तो सबसे आराम से कौन टूटने वाला है? HI। इस हिसाब से HI को प्रबल अम्लीय माना है। लेकिन अगर ये व्याख्या लेके चलेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। प्रेरणिक प्रभाव की व्याख्या केवल इसमें कर रहा हूँ मैं, केवल इसमें। हालांकि आप मेन फंडा रख लो। मेन फंडा ये होना चाहिए कि हाइड्राइडो की अम्लता अगर चेक करनी है तो आप चाहे समूह में ऊपर से नीचे जाइए, या ClBrI समूह है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक समूह है। चाहे आप कहा जाइए आवर्त से बाएं से दाएं जाए, आवर्त में बाएं से दाएं जाइए आप, चाहे समूह में ऊपर से नीचे जाइए, हाइड्राइडो की अम्लता बढ़ेगी। मेन फंडा आपको यही रखना है, यही समझना है। देखो यहाँ से अगर मैं, वैसे तो आप जान के चुके कि CHF ज्यादा होगा, अगर इसकी व्याख्या मैं इसके हिसाब से कर दूं, थोड़ा कर लीजिए, ध्यान दीजिए आप। तो देखो यहाँ से H+ निकाल के क्या बनाएंगे, यहाँ आ जाएगा CH3- आएगा। आपको यहाँ क्या मिलेगा, CH3 पे माइनस, यहाँ मिलेगा NH2 पे माइनस, एक H निकल जाएगा ना, यहाँ मिलेगा OH-, और वास्तव में यहाँ जो माइनस है O पे, ऐसा लिख सकते हैं O-H या OH-। ये जानते रहिए O पे माइनस है, और एक है F पे माइनस। अगर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से इसकी व्याख्या करूं, प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से व्याख्या करूं, तो यहाँ जो सबसे अधिक विकिरण जानते हैं क्या है, वो सबसे अधिक ये फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद बहुत कुछ है, फिर ये कार्बन होता है। वहाँ कार्बन ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, आप अगर इन तीनों की बात करें तो इसमें सबसे अधिक जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद कार्बन। तो माइनस यहाँ ज्यादा स्थायी है, उससे कम स्थायी यहाँ है, उससे कम स्थायी यहाँ है, सबसे कम स्थायी यहाँ है। समझे आप लोग? माइनस सबसे अधिक स्थायी यहाँ है, उससे कम स्थायी यहाँ है, उससे कम स्थायी यहाँ है, सबसे कम स्थायी यहाँ। तो इसके हिसाब से इसकी अम्लता क्या होगी, सबसे अधिक अम्लीय ये होगा प्रेरणिक प्रभाव के हिसाब से, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। नहीं तो आप चाहे वही रख लो ना कि भाई आवर्त में चल रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, अम्लता बढ़ेगी। समूह में जाएंगे तो भी अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। किस केस में, हाइड्राइडो के केस में, हाइड्राइड। तो लिख लो फटाफट, अम्लता क्या लिखेंगे आप, सबसे अधिक HI की, उसके बाद HBr की, उसके बाद HCl की, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद HCl की, उसके बाद HF। ये फटाफट लिखो। ध्यान दीजिए आप लोग, प्रेरणिक प्रभाव का अगला अनुप्रयोग है एमीनों की क्षारकता। जो एमीन है, इनके विषय में आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे, पाठ है उसमें दिया है, एमीन के नाम से पाठ ही है, ठीक है। तो पहले आप ये समझो, देखो अम्लता क्या होता है, H+ त्यागने की क्षमता पर अम्लता कैसे जांच करते हैं आप कि H+ त्यागने की क्षमता कैसी है। अगर H+ के त्यागने की क्षमता अधिक है तो अम्लता अधिक होगी, H+ के त्यागने की क्षमता कम है तो अम्लता कम होगी। अब H+ त्यागने की क्षमता आप कैसे पता करते हैं, वही जो ऋणायन मिलेगा उसके स्थायित्व के हिसाब से। अगर ऋणायन ज्यादा स्थायी है तो H+ समझिए बढ़िया से आसानी से निकाल देगा और प्रबल अम्लीय होगा। अगर ऋणायन कम स्थायी है तो H+ को आसानी से निकालेगा नहीं और दुर्बल अम्लीय होगा। समझ पा रहे हैं आप? जो यही समझेंगे कि ऋणायन जितना अधिक स्थायी रहेगा, ये समझेंगे उतना आसानी से H+ देगा वो, उतना जल्दी से H+ देगा वो, और अम्लीयता ज्यादा होगी। ठीक उसी का उल्टा यहाँ पर है कि जो क्षारकता होती है उसको चेक करते हैं प्रोटॉन H+। प्रोटॉन को आप क्या बोल सकते हैं, H+, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की योग की क्षमता की, प्रोटॉन कितना फास्ट जोड़ रहा है उसकी क्षमता के आधार पर क्या डिसाइड करते हैं, क्षारकता, कि प्रोटॉन कितना फास्ट जोड़ेगा। अगर प्रोटॉन जल्दी से एक्सेप्ट करेगा तो ज्यादा क्षारीय होगा, प्रोटॉन थोड़ा बाद में एक्सेप्ट करेगा तो कम क्षारीय होगा। तो यही लिखा गया, किसी पदार्थ क्षारकता किसी पदार्थ के प्रोटोनीकरण की क्षमता पर निर्भर करता है। प्रोटोनीकरण का मतलब है किसी पदार्थ में H+ का जुड़ना।
H प्लस का योग क्या कहलाता है? प्रोटानीकरण, या इसको प्रोटानन भी कहते हैं, ये भी रख लें। प्रोटानीकरण को प्रोटानन भी लिखता है प्रोटोनन। एक होता है बी प्रोटोनन। क्या हुआ, दिक्कत है क्या? वी प्रोटोनन, ध्यान दिया। प्रोटोनन का मतलब क्या है? H प्लस का जुड़ना। एक होता है वी प्रोटोनन। वी प्रोटोनन का मतलब होता है प्रोटॉन का निकलना। लेकिन अभी उतनी ज्यादा चर्चाएं नहीं करूंगा मैं, बस थोड़ा जानते रहिए वर्डों को, ठीक है? वर्डों को आप जानते रहिए। एक देखो बोला गया कि जो एलिफैटिक एमीन होते हैं वो अमोनिया से अधिक क्षारकीय होते हैं। एलिफैटिक एमीन जानते हैं? वही जैसे मेथिल एमीन, एथिल एमीन, ये सब वो आपके एलिफैटिक एमीन। एक होता है एरोमेटिक एमीन। जानते हैं एरोमेटिक एमीन क्या कहना है? जब बेंजीन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ा हो, NH2 वगैरह जुड़े हैं, जब बेंजीन के साथ में नाइट्रोजन मतलब NH2 जुड़ा हो या NHCH3 जुड़ा हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एरोमेटिक एमीन। क्या बोलेंगे आप? एरोमेटिक एमीन। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, जो एलिफैटिक एमीन होते हैं अमोनिया से अधिक क्षारकीय होते हैं, क्योंकि समझना है क्यों। अगर आप इसको अपनी भाषा में समझना चाहें, भाषा में बता रहा हूं, तो कैसे समझेंगे आप? कि देखो, मान लो ये अमोनिया है आपका और ये आपका एलिफैटिक एमीन, मान ले रहा हूं मैं RNH2, C6H5 ना होगा तो आप बोलेंगे एलिफैटिक एमीन। नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं कि एलिफैटिक एमीन क्या है, ठीक है? तो ध्यान दें, ये जानते हैं प्लस आई समूह है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन भेजेगा। देखो इसके पास भी बता दूंगा मैं आपको, इसके पास भी क्या है? लोन पेयर। मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अर्थात H प्लस को ग्रहण कर सकते हैं। जिनके पास लोन पेयर हो वो H प्लस को ग्रहण कर सकते हैं। दोनों ही H प्लस को ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात दोनों ही क्षारकीय हो सकते हैं। दोनों ही क्या हो सकते हैं? क्षारकीय हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है? तो रुको, ध्यान दीजिए आप। देखो इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, ये भी H प्लस को ग्रहण करना चाहेगा, ये भी H प्लस को ग्रहण करना चाहेगा। लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन H प्लस को ग्रहण कर सकते हैं। आप उनको क्षार मान सकते हैं कि क्षारक है, क्षार नहीं क्षारक मान सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ केवल लोन पेयर है और यहाँ क्या है ना, ये प्लस आई प्रभाव के द्वारा इलेक्ट्रॉन को और भेज रहा है। तो अगर H प्लस आएगा ना लोन पेयर, तो इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी, यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं। इसको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखो ये अस्थायी हो जाएगा कि नहीं? ध्यान दें आप कि जब इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑलरेडी है, आप और अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो ये अस्थायी हो जाएगा। तो आपको बताया गया कि स्थायित्व बढ़ेगी तो अम्लता बढ़ेगा, और अगर अस्थायित्व बढ़ जाए तो क्षारीयता मान लो बढ़ जाएगा। अस्थायित्व बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? क्षारीयता। और जितने अधिक समूह रहेंगे उतना इलेक्ट्रॉन भेजेंगे और उतना ही अधिक अस्थायी रहेगा। जैसे 2R हो जाए तो और अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, 3R होगा तो और अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो और अधिक अस्थायी हो जाएगा, अर्थात उसको और अधिक क्या ग्रहण करना पड़ेगा? H प्लस। जितना अस्थायी होगा क्षारीयता उतनी ही अधिक होगी। ये अपनी भाषा में समझें। लेकिन अगर इसको समझे कि क्या बोल रहा है, इसकी भाषा को भी समझ लिया जाए, लेकिन अपनी भाषा मन में रखो बस कि भाई जितना अधिक ये ग्रुप आएगा प्लस आई समूह इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो ये अस्थायी हो जाएगा, और अस्थायी होगा तो वो स्थायी होने के लिए H प्लस को ग्रहण करेगा। या ऐसा समझे कि अस्थायी होगा तो क्षारीयता बढ़ेगी, स्थायी होगा तो अम्लता बढ़ेगी, अस्थायी होगा तो क्या बढ़ेगी? क्षारीयता। ऐसा जानते रहिए आप, ठीक है? देखो बोल रहा है कि एलिफैटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय होते हैं, क्योंकि बोला है कि एल्किल समूह द्वारा उत्पन्न प्लस आई प्रभाव। एल्किल समूह क्या उत्पन्न करता है? प्लस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। नाइट्रोजन पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व और बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन भेजेगा प्लस आई प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो बढ़ जाता है, जो कि नाइट्रोजन के लोन पेयर को प्रतिकर्षित करता है। कि लोन पेयर है उसके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण।
तो उस प्रतिकर्षण से बचने के लिए वो क्या करता है, प्रतिकर्षण होगा तो मतलब अस्थायी होगा, प्रतिकर्षण होगा तो क्या हो जाएगा, अस्थायी। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन के लोन पेयर को प्रतिकर्षित करने लगता है अर्थात अस्थायी होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन के प्रोटानीकरण की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो मैंने आपको सामान्य केस बता दिया कि उसको H+ चाहिए, H+ चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रोटानीकरण। H+ को जोड़ना वही क्या है, प्रोटानीकरण। और अगर H+ जितना फास्ट जुड़ेगा क्षारकता क्या होगा, उतना अधिक, क्षारकता क्या होगा, उतना अधिक। तो उस हिसाब से बताया गया कि 3rd डिग्री जो होगा वो फास्ट भाई, वो उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो जल्दी से H+ को ग्रहण करेगा। इसकी तुलना में यहाँ कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसकी तुलना में यहाँ कम इलेक्ट्रॉन रहेगा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। तो ये सबसे अधिक H+ को ग्रहण करेगा, उससे थोड़ा बाद में ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो सबसे अधिक क्षारकीय ये होगा, उसके बाद ये क्षारकीय होगा, उसके बाद ये क्षारकीय होगा, उसके बाद ये। 3rd डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारकीय होते हैं, उसके बाद 2nd डिग्री एमीन, उसके बाद 1st डिग्री एमीन, उसके बाद क्या, अमोनिया। ध्यान दिया, मैं आपको ऑर्डर बता दे रहा हूँ, कहाँ तक आएगा बता देखिए, यहाँ तक आ सकता है। ध्यान दीजिए आप, देखो मैं बता गैस अवस्था में, ध्यान दीजिए आप, गैस अवस्था में मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, फॉलो करना है। गैस अवस्था में यही लगता है, 3rd डिग्री सबसे अधिक, उसके बाद 2nd डिग्री, उसके बाद 1st डिग्री, उसके बाद क्या, हाँ वो। अच्छा देखो ध्यान से, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, आप थोड़ा फॉलो करके दिखाइएगा। क्षारकता में CH3 EN CH3 CH3, एक है B आपका CH3 है, ENH है, CH3 है, एक आपका क्या है CH3 है, CH2 है, यही है ना, CH3 है, CH2 है, NH2 है। ठीक है, बढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार D कर दे रहा हूँ, CH3 है, NH2 है, और एक क्या है आपका E बढ़ा दे रहा हूँ, NH3 कर दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन पहले इसको सॉल्व करें आप, इसको सॉल्व करो। इसको आपने सॉल्व किया, नहीं सॉल्व किया क्या? अरे यार थोड़ा ध्यान से देखिए, देखो ये पहले समझ लो कि 3rd डिग्री एमीन, समझे, लिख लिख करा, ये आपका 2nd डिग्री एमीन, ये आपका कौन सा, ये 1st डिग्री एमीन है, ये 1st डिग्री एमीन है, ये अमोनिया है। तो इसमें सबसे अधिक, सबसे कम क्षारकीय होगा, और बाकी सब ये, और इनमें भी सबसे अधिक क्षारकीय, उसके बाद 2nd डिग्री। अब ये जो 1st डिग्री, इनकी दिक्कत है। अच्छा ये बताएं आप, इन दोनों में कौन ज्यादा क्षारकीय? इन दोनों में, दोनों ही तो 1st डिग्री है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये भेजेगा, ज्यादा क्षारकीय C होगा। इन दोनों में ज्यादा क्षारकीय क्या होगा, C, उसके बाद क्या होगा, D। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ जो क्षारकता का क्रम होगा, यहाँ तो आ सकता है ना, एक लाइन देखिए, जो क्षारकता होगी सबसे अधिक A की होगी, उसके बाद B की होगी, उसके बाद C की होगी, उसके बाद D की होगी, उसके बाद E की। ये तो ऐसे ही ऑर्डर आ गया आपका, आया है ना? ठीक बा, वही है, सबसे अधिक A की, उसके बाद B की, उसके बाद C की, उसके बाद D की, उसके बाद E की। ठीक है, अच्छा देखिए मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताएं उसको। उसमें आप क्षारकता को कंप्रोमाइज करें, कंपैरिजन करें। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा रेजोनेंस, यही लास्ट एग्जांपल है, ध्यान दें। आप इनकी क्षारकता क्रम लिखें। 2nd का ऐसे ले दे रहा हूं मैं आपको, ए नालायक, इसको चालू करने का।
ध्यान ध्यान, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, कौन ज़्यादा क्षारकी कौन कम क्षारकी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ आपको इसकी क्षारकता देखनी है। आप जान ले कि सब के सब फर्स्ट डिग्री एमीन है, ये फर्स्ट डिग्री एमीन, ये भी फर्स्ट डिग्री एमीन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट डिग्री एमीन है, ये भी क्या है, फर्स्ट डिग्री एमीन। अब कैसे चेक करेंगे कि कहाँ इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहा है। ये आपका नॉर्मल प्रोपिल समूह है, ये आपका आइसोप्रोपिल समूह, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो यहाँ क्षारकता होगा वो क्या होगा, बी का, ये अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो इसकी क्षारकता ज़्यादा रहेगी, इसकी क्षारकता क्या रहेगी, कम। जो क्षारकता होगा वो बी का ए से ज़्यादा होगा। अब यहाँ भी देखिए, ये भी सब फर्स्ट डिग्री, ये भी आपका फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री एमीन है, सब सभी फर्स्ट डिग्री है। अब इनकी तुलना करें, आप ध्यान दीजिए आप, ये आपका नॉर्मल ब्यूटिल है, ये क्या है पता है, इसको आप आइसो ब्यूटिल बोलो। ये नॉर्मल ब्यूटिल है, ए बतियाओ नहीं, ये आइसो ब्यूटिल है। ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल, टर्ट ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल। इसका प्लस आई प्रभाव सबसे अधिक होता है, उसके बाद इसका होता है, और सबसे कम इसका। तो सबसे अधिक क्षारी ये होगा, उससे कम क्षारी ये होगा, क्षारकीय, और उससे कम क्षारकीय ये होगा। तो यहाँ जो क्षारकता का क्रम है, क्षारकता कैसे होगा, सबसे अधिक सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ठीक है, लिख ले बराबर। ध्यान दीजिए आप लोग, यह है रेजोनेंस अनुनाद या अनुनाद प्रभाव भी कह सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरणिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रेजोनेंस है आपके लिए। ठीक है, अच्छा देखिए आप, रेजोनेंस कैसे आया जानते हैं, पहले एक बार पढ़ लिया जाए इसको, उसके बाद इसको मैं समझा रहा हूं कि कैसे रेजोनेंस आया। जानते हैं, पहले पढ़िए आप कि जब किसी अणु को या आयन को दो या दो से अधिक संरचनाओं द्वारा, काल्पनिक संरचनाएं बोले आप या लुईस संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उन संरचनाओं को आपस में कहा जाता है अनुनादी संरचनाएं। जब किसी अणु को या किसी आयन को दो या दो से अधिक संरचनाओं, ऐसा लिख लो, या काल्पनिक संरचनाओं बोलो, दो या दो से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उन संरचनाओं को आप क्या बोलते हैं, आपस में बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है, अनुनाद। किसी एक ही अणु को दो संरचनाओं द्वारा या उससे अधिक संरचनाओं द्वारा दिखाना, ठीक है, इसी घटना को आप क्या बोलते हैं, अनुनाद, अनुनाद कहते हैं। और उन दोनों संरचनाओं को आपस में कहेंगे ये एक दूसरे की अनुनादी संरचनाएं हैं। और जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनको आप काल्पनिक संरचना भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें, अनुनाद बोला है कि दो अनुनादी संरचनाओं के बीच में दो शीर्ष वाले तीर, दो मुंह वाले तीर का उपयोग किया जाता है। मैं इसको भी समझाऊंगा, पहले एक बार पढ़ लिया जाए तो, क्योंकि जगह है नहीं समझाने के लिए अलग से। ठीक है, तो देखो क्या है अनुनाद की विशेषताएं क्या है। पहले मैं यहाँ इसको मिटा के समझा दे रहा हूँ, लिख तो लिया होगा आपने कि जब किसी अणु को दो या दो से अधिक अनुनादी संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो नहीं, ऐसा बोलें कि जब किसी अणु को दो या दो से अधिक संरचनाओं द्वारा, जो कि काल्पनिक है या उनको आप लुईस संरचनाएं भी कह सकते हैं, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उन संरचनाओं को आपस में कहा जाता है अनुनादी संरचनाएं। और इस घटना को क्या बोलते हैं, अनुनाद। जिसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, फिर यहाँ आएंगे पॉइंट पे तो बढ़िया रहेगा। जैसे देखो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसी को मिटा के यहीं समझा रहा हूँ। एक अणु है, आप उसका नाम है ओजोन। क्या नाम है, ओजोन, O3। जानते हैं O3 की दो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जानते हैं क्या क्या। एक बनता है ऐसा, O डबल बॉन्ड ऐसा बनता है, फिर एक बचता है ऐसा, O पे आता है प्लस और इस पे आता है माइनस। अब कैसे आया, क्यों आया, ये सब आप कक्षा 11 में जाके जानिए।
कक्षा 11 में सब समझाया गया है। अरे 11 में पढ़ाया गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनता है। इसमें ये हो सकता है कि बॉन्ड को इधर कर दो, जरूरी नहीं, ध्यान दिया, जरूरी नहीं कि प्लस माइनस का बॉन्ड इधर ही रहे, ये इधर भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है। तो ध्यान दें, ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड वो इधर आ जाए और सिंगल बॉन्ड वो इधर रहे, इस पे आए प्लस, इस पे क्या आ जाए माइनस, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों संरचनाएं आपस में यही बता रहे हैं कि ये दोनों, तो देखो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन, मतलब यहाँ एक जगह डबल बॉन्ड है, एक स्थान पे सिंगल बॉन्ड, इसमें भी क्या है, एक स्थान पे डबल बॉन्ड, एक स्थान पे क्या है सिंगल बॉन्ड। इन दोनों को आपस में मान सकते हैं कि ये समान है, ठीक है। तो यही है कि ये O3 को इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं आप, इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, दो है। अगर कोई अणु है उसको, उसकी केवल एक ही संरचना संभव है, तो वहां अनुनाद हो नहीं सकता। अगर कोई अणु या आयन हो सके, कोई अणु या आयन हो जिसकी एक ही संरचना संभव हो, वहां अनुनाद नहीं हो सकता। जैसे CH4 वगैरह तो एक ही संरचना संभव है, ये H लगा दो, और क्या संभव है बताइए, वहां अनुनाद नहीं हो सकता। जब किसी अणु या आयन की दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव हो, बन सके, तो वहां क्या होता है अनुनाद, और इन दोनों संरचनाओं को आपस में बोलेंगे अनुनादी संरचना। ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल है, ध्यान दें, एक एग्जाम्पल होता है बेंजीन। बेंजीन जानते हैं बेंजीन कैसे होता है? तो बेंजीन को चाहे आप ऐसे दिखा सकते हैं या बेंजीन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड यहां कर दो, यहां भी कर सकते। ये दोनों ही बेंजीन, ये दोनों ही क्या है बेंजीन। तो इन दोनों को आपस में कहा जाता है अनुनादी संरचना। क्या कहा जाता है? हाँ, तो बेंजीन को आप कितने प्रकार से दिखा सकते हैं, या तो ऐसे दिखाओ या तो ऐसे दिखाओ। और ये दोनों संरचनाएं को काल्पनिक मानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, काल्पनिक है, हम बॉन्ड को घुमा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, काल्पनिक है, इमेजिनरी है स्ट्रक्चर्स, ये भी इमेजिनरी है। लेकिन जानते हैं हम यही सोच पा रहे हैं, या तो बॉन्ड डबल इधर सिंगल इधर कर दूंगा, डबल इधर सिंगल इधर। जानते हैं अगर आप ध्यान दें, अगर आप इसको डबल इसको सिंगल मान रहे हैं, ये बॉन्ड को सिंगल, इस बॉन्ड को इसको डबल इसको सिंगल मान रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है उसकी लंबाई कम होती है। लंबाई का ऑर्डर होता है सबसे छोटा ट्रिपल बॉन्ड, उससे बड़ा डबल बॉन्ड, और उससे बड़ा क्या होता है सिंगल। सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो उस हिसाब से होना क्या चाहिए कि डबल बॉन्ड छोटा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड लंबा होना चाहिए। अगर जब यहाँ देखेंगे तो ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए, ये बॉन्ड क्या होना चाहिए लंबा, यही होना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो ऐसा देखा गया कि इन दो, मतलब ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान दें आप ऐसा करें, आप इसको चाहे तो फर्स्ट नंबर दे दो, उसको चाहे तो सेकेंड, इसको चाहे थर्ड नंबर, ऐसे यहाँ भी दे दो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा नंबरिंग में कर दे रहा हूँ। जैसे देखो मतलब कि हम क्या सोच पा रहे हैं कि जहाँ डबल बॉन्ड है उसकी लंबाई कम रहेगी, और जहाँ सिंगल बॉन्ड है उसकी लंबाई क्या रहेगी ज़्यादा। ये भाई रूल हम पढ़े हैं कि भाई सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम। तो उस हिसाब से अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसकी लंबाई कम, इसकी लंबाई ज़्यादा, इसको देखेंगे तो इसकी लंबाई कम, इसकी लंबाई ज़्यादा, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो देखा गया ना कि ये दोनों ही बॉन्ड, ना तो ये डबल ना तो ये सिंगल था, और ना ही ये डबल ये सिंगल। इनको देखा गया कि ये बॉन्ड जो है मतलब ना ही डबल थे ना ही सिंगल थे, ये कह सकते हैं ना हाफ, मतलब डेढ़ थे। मतलब ये डबल ये सिंगल नहीं था, मतलब कह सकते हैं ना ये डबल बॉन्ड दोनों में ही सेपरेट था। तो आप दोनों बॉन्ड, जब ये डबल बॉन्ड दो स्थानों बढ़ गया तो उसको आधा आधा, उसको डेढ़ बॉन्ड मान लें कि एक बॉन्ड दोनों में है, आधा आधा बॉन्ड दोनों में बढ़ गया, तो कितना बॉन्ड हो गया डेढ़ बॉन्ड, 1.5। अब 1.5 कैसे दिखाएंगे? तो वो इसकी वास्तविक संरचना है। अगर आपसे कोई कह दे कि ओजोन की वास्तविक संरचना क्या है, ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, देखो वास्तविक संरचना में क्या हो रहा है कि वास्तविक संरचना में बॉन्ड की लेंथ नहीं घट रही, बॉन्ड की लेंथ दोनों ही ऑक्सीजन के साथ बराबर है। चाहे 1,2 का ऑक्सीजन देख लो, चाहे 1,3 से देख लो, इन दोनों की लेंथ समान है। लेकिन ये व्याख्या कर रहा है उसकी? नहीं। ये व्याख्या कर रहा है? नहीं। तो यही बात है
जो वास्तविक संरचना, जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है, इसके बाद वास्तविक संरचना बनती है किसी भी अणु की, एक वास्तविक संरचना होती है जो उसके हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती है कि उसके गुण क्या है, उसको एक्सप्लेन करती है कौन, वास्तविक संरचना। वास्तविक संरचना क्या बता रही है ओजोन की, कि बॉन्ड ना तो कहीं कम है ना तो कहीं ज्यादा, सब दोनों बॉन्ड बराबर है। लेकिन क्या ये स्पष्ट कर रहा है, नहीं। ये तो बता रहे एक स्थान पे कम, स्थान पे ज्यादा। ये क्या बता रहे स्ट्रक्चर, कि बॉन्ड एक स्थान पे कम है, छोटा है, एक स्थान पे बड़ा है, जो कि नहीं सही है। इन दोनों को माना जाता है काल्पनिक, सही नहीं है। इन दोनों का जो एक बनता है रियल, जो उसको बोलते हैं रियल हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड कह सकते, यही बोला रियल हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड। जानते क्या बनता है, वो बनता ऐसे है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड है ही, इसके बाद ये डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड नहीं आधा बॉन्ड बन सकते हैं, ऐसा बनता है। ओजोन की वास्तविक संरचना ऐसी बनती है, आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड क्या है इधर, ना तो ये डबल ना तो ये सिंगल, और ना ही वो डबल ना तो ये सिंगल, दोनों बॉन्ड आपस में क्या है, बराबर। समझ पा रहे हैं। हाँ, अब रही आवेश वाली बात। आवेश क्या देख रहे हैं कि यहाँ O प्लस, यहाँ O माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो जो रियल होता है, रियल स्ट्रक्चर बता देना कैसे दिखाते हैं। रियल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं ना कि माइनस जो है किसी विशेष परमाणु पे नहीं है, प्लस तो मान लो इस ऊपर है, फिक्स है, लेकिन माइनस ना तो इस पे है ना तो इस पे, माइनस थोड़ा सा इस पे भी है और थोड़ा सा ऐसे दिखाया जाता है, ये होता है। तो यही दिखाते हैं कि यहाँ थोड़ा सा प्लस है, यहाँ थोड़ा सा माइनस है, और यहाँ भी क्या है, थोड़ा सा माइनस। समझ पा रहे हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, इसको आप कह दो -1 है ना, उसको आधा कर दो, यहाँ भी क्या कर दो, ये आधा माइनस यहाँ है, आधा माइनस क्या है वहाँ। माइनस किसी ऑक्सीजन पे फिक्स नहीं, क्यों, अगर ऑक्सीजन में माइनस आ जाएगा ना, वो कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता, डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों, ऑक्सीजन में माइनस आएगा तो उसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे अगर माइनस आ जाए, वैसे 6 होता है, माइनस आने पर 7 होगा। बताओ क्या 7 आने पर डबल बना सकता है, नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बनाएगा। तो इसलिए बताते थोड़ा माइनस यहाँ भी है, थोड़ा माइनस यहाँ भी है, तो ये एक सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद आधा बॉन्ड इधर, आधा बॉन्ड इधर, इसका जो लेंथ होता है मान सकते हैं ना 1.5 मान सकते हैं। मतलब ये मानो कि जो बंध कोटि, इसको एक होता है बंध कोटि, जानते हैं बंध कोटि क्या है। बंध कोटि का मतलब ये कहते हैं कि परमाणुओं के बीच कितना बॉन्ड है, उसको बोलते हैं बंध कोटि, बंधों की संख्या, बंधों की संख्या। तो बंध कोटि अगर हम देखें तो यहाँ आपको बंध कोटि 2 नजर आएगा, यहाँ 1 नजर आएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बंध कोटि 2, यहाँ 1 नजर आएगा। लेकिन वास्तव में जो बंध कोटि होता है वो जानते कितना होता है, यहाँ पे वो होता है 1.5। क्या होता है, बंध कोटि कितना होता है 1.5, इसका भी होता है 1.5, इसका भी होता है। मतलब 1.5 बॉन्ड यहाँ भी है, 1.5 बॉन्ड, ना तो ये 2 या तो ये सिंगल, ना तो ये 2 ना तो ये सिंगल, दोनों आपस में क्या है, बराबर, बंध कोटि। क्या लिखते हैं 1.5। ऐसे आप इसको समझें, इसमें क्या आपको ये दिख रहा है, ये इसका रियल नहीं, बेंजीन की वास्तविक संरचना ना तो ये है ना तो ये है। वास्तविक जानते हैं क्या होता है, वास्तविक जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है उसको आप ऐसे दिखा दो, ऐसा तीर बना दिया करें, जो रियल बनाया करे, ऐसा डबल नहीं बनाना है, रियल के केस में ऐसा बना दिया उधर बन रहा है। तो अगर आप रियल हाइब्रिड बेंजीन का बनाएंगे तो ऐसा बनता है, ये बनेगा। और देखा गया, बता रहा हूँ, अगर आप देख रहे हैं तो क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड लंबा। तो यहाँ क्या देखेंगे, एक छोटा एक लंबा, एक छोटा एक लंबा, एक छोटा एक लंबा, ऐसा बनेगा। ऐसे यहाँ देखेंगे तो वहाँ भी ये अलग, एक ये छोटा है ये लंबा है, ये छोटा ये लंबा, डबल छोटा रहेगा, सिंगल लंबा रहेगा। लेकिन बेंजीन की जब वास्तविक संरचना देखी गई तो वहाँ ये देखा गया कि ये बॉन्ड जो था, ना तो कोई बॉन्ड डबल था ना तो कोई सिंगल था, वास्तव में क्या थे, सभी के सभी बॉन्ड कैसे थे, 1.5 था। डबल बॉन्ड सभी में सेपरेट हो रहा है, डबल बॉन्ड इनके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी, इनके पास भी। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आधा आधा सब में बट जाए, आधा आधा बॉन्ड क्या हो, सब में बट जाए। तो 3 बॉन्ड है, 6 कार्बन है, सबको दे दिया 6 कार्बन है ना, 3 बॉन्ड है, सबको बांट दो आधा आधा ना। तो ऐसे ही बांटते हैं, जानते हैं, लिख लो तो बता रहा हूँ।
ध्यान दें आप, यहाँ भी जो आपका बंद कोटि BO बॉन्ड ऑर्डर होगा, वहाँ यहाँ भी क्या आता है 1.5। सभी कार्बन के बीच में बंद कोटि ना तो 2 होता है ना तो सिंगल होता है। कितना होता है? 1.5। समझ पा रहे हैं आप? तो इसी घटना को बोलते हैं रेजोनेंस, कि बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का मूव करना, मतलब ये समझे आप लोग ना, अगर बॉन्ड मूव करे, बॉन्ड मूव करते हैं तो इसी घटना को आप क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है? परमाणु या परमाणु समूहों की स्थिति समान रहती है, बस मूवमेंट किस में होता है? गति होता है, हाँ, बॉन्ड गति करता है, लेकिन परमाणु या परमाणु समूह जिस स्थान पे है उसी स्थान पे ही रहते हैं। देखिए आप, क्या ऑक्सीजन का अदला बदला ही हुआ क्या? नहीं, बॉन्ड का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा थोड़ा मैं इसको समझा दे रहा हूं कि सभी अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक होती हैं, जिन्हें परस्पर अनुनादी संरचनाएं या विहित संरचनाएं कहा जाता है। अनुनादी संरचनाओं का एक और नाम है क्या? विहित संरचना। ये एनसीईआरटी में दिया है, बच्चे पढ़ते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अनुनादी संरचनाओं को आप क्या बोल सकते हैं? विहित संरचना। बस यही बताया जा रहा है कि देखो, जो रियल हाइब्रिड है या रेजोनेंस हाइब्रिड, यही किसी अणु की वास्तविक संरचना होती है। बेंजीन की वास्तविक संरचना ये है। अगर आपसे कभी ये याद बनाया जाए, मतलब बेंजीन की संरचना ये भी है, ये भी है, लेकिन वास्तव में क्या होती है? ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। जैसे ओजोन की ये भी स्ट्रक्चर संभव है, ये भी स्ट्रक्चर संभव है, लेकिन वास्तव में कौन है वो? क्यों वास्तव में नहीं क्या बोला जा रहा है? क्योंकि वास्तव में तो बॉन्ड तो 1.5 है। ये क्या बता रहे हैं? डबल सिंगल बता रहे हैं। ऐसे यहाँ भी वास्तव में सभी कार्बन कार्बन के बीच, ऐसा लिख सकते हैं कि सभी कार्बन कार्बन के बीच ना, कार्बन कार्बन के बीच जो BO है ये कितना था? 1.5। ऊपर कर दो ऐसे कि कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना है? 1.5। लेकिन ये क्या बता रहा है कि डबल सिंगल बता रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो बेंजीन की वास्तविक संरचना ये है कि डबल बॉन्ड किसी विशेष कार्बन के पास नहीं, सभी कार्बनों के पास घूम रहा है, डबल बॉन्ड घूम रहा है। अब देखो ये कि रियल हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड ही अणु की वास्तविक संरचना होती है। जो रियल हाइब्रिड होती है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और स्थायित्व क्या रहता है? देखो, ऊर्जा और स्थायित्व का उल्टा रिलेशन है। ऊर्जा बढ़ेगी, स्थायित्व कम होगा। ऊर्जा कम होगी, स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान दें आप, ऊर्जा और स्थायित्व का क्या है? उल्टा रिलेशन। लिख लीजिएगा आप लोग, ऊर्जा बढ़ेगी, स्थायित्व कम, ऊर्जा कम, स्थायित्व ज्यादा। अच्छा देखिए आप, ये देखो क्या बोला गया है कि सभी अनुनादी संरचनाओं का ये जो आपका है, जो RH है, ये था पॉइंट। रियल हाइब्रिड जो होता है वो सभी अनुनादी संरचनाओं का क्या होता है? संयोजित रूप, कि सभी अनुनादी संरचनाओं को मिलाकर जो आपका ये बनता है ना, वो इन दोनों को मिला के बनता है। कैसे बनता है पता है? जैसे देखो, अगर आप इन दोनों को मिला के RH बनाना चाहें, ये RH है, बनाना चाहें तो जानते कैसे बनेगा? मतलब सिंगल बॉन्ड सबको बना लो। इसके बाद आप देखिए डबल बॉन्ड क्या है ना, इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, दोनों को मिलाओ पहले, इस कार्बन के बीच, इस कार्बन के बीच, इस कार्बन के बीच, ये दोनों, इसको आप नंबरिंग दे दो कि फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला। मान लीजिए मैं सिंगल बॉन्ड को नंबरिंग कर दे रहा हूं कि ये फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला। मतलब आप ना दोनों को छोड़ो, ऐसे मिलाओ आप, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगले में देखो ठीक उसका उल्टा हो गया कि जहां जहां इसमें डबल बॉन्ड नहीं था वहां डबल बॉन्ड इसमें। दोनों को मिलाओ, देखो कि जहां इसमें डबल बॉन्ड नहीं है वहीं डबल बॉन्ड यहाँ है। देख लो, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें यहाँ है, यहाँ इसमें नहीं है, यहाँ है। देख लो, यहाँ इसमें नहीं, यहाँ है। समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों को मिला के, मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड इन दोनों को मिला के बनाइए। यहाँ डबल बॉन्ड किसी विशेष कार्बन को मत दीजिए, डबल बॉन्ड सभी कार्बनों को दीजिए। दोनों को जब मिलाएंगे आप, जब दोनों को मिलाएंगे तो डबल बॉन्ड क्या किसके पास आएगा? क्या यहाँ भी तो आएगा जब दोनों को मिलाओ, यहाँ भी तो आएगा, यहाँ तो है ही, अगले वाले में भी आ जाएगा। मिलाने का मतलब यही समझे, अपने भाषा में यही समझो आप, जब मिलाएंगे आप तो जहां जहां बॉन्ड नहीं था वहां भी आ जाएगा। तो जो इन दोनों को मिलाकर ही आप क्या बना सकते हैं? RH, रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ पा रहे कि नहीं यार? ऐसे इसका भी बना है कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो डबल बॉन्ड कैसे दिखाएंगे? देखो, इस मतलब यही है ना कि एक तरीके से यहाँ भी डबल बॉन्ड है और एक तरीके से यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अगले में देखो, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, अगले में भी डबल बॉन्ड है। अब कैसे दिखाया जाए? तो उसको ऐसे दिखाते हैं, पार्शियल, आंशिक डबल बॉन्ड। ऐसे यहाँ भी दिखाते हैं कि आंशिक डबल बॉन्ड यह पूरे में है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, इसको थोड़ा समझिएगा कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है
वो सभी अनुनादी संरचनाओं का संयोजित मिक्स रूप होता है, सबको मिला के बनाते हैं आरएच। इसके बाद क्या है, कुछ घटनाओं में समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती है, इसको मैं समझाऊंगा। बस अभी आप समझ लें कि जब कभी भी समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होंगी तो उस केस में देखो यही बता, तो उस केस में जो स्थायित्व होता है बहुत ज्यादा होता है, विशेष रूप से ज्यादा होता है। विशेष रूप से क्या होता है, मतलब ये रख लें आप लोग कि जब कभी भी अनुनादी संरचनाएं जितनी अधिक प्राप्त होंगी, इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जितनी अधिक प्राप्त होंगी बोलेंगे जो अणु है उतना ही अधिक स्थायी है। आप रख लीजिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी अधिक मिलेंगी अणु का स्थायित्व क्या रहेगा, उतना ही अधिक रहेगा, आयन का स्थायित्व उतना ही अधिक रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये बता रहा है कि अगर कभी ऐसा हो कि समान प्रकार की अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हो रही हो तो उस केस में जो स्थायित्व होता है बहुत विशेष रूप से ज्यादा होता है। ठीक है, इसको मैं दोनों पॉइंट को समझाऊंगा, फिलहाल आप दोनों पॉइंट को पढ़ें। इतने बहुत अधिक मतलब इसकी यूज आएंगे ऐसी बात नहीं है, फिलहाल के लिए बहुत अधिक जरूरी आपके लिए नहीं। ठीक है, यूजेस कराऊंगा तब समझाऊंगा। तो आप जो है आप इतना ही पढ़ के आइएगा। कल मैं आपको लिखाऊंगा रेजोनेंस कैसे होता है, कैसे पता करें। ये तो आप समझ रहे कि बॉन्ड मूव कर रहा है। अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कोई अणु है, मान लीजिए बोला गया कि इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, उसमें रेजोनेंस दिखाओ। आपको दिया गया है अणु का या आयन का स्ट्रक्चर दिया है, आपको वहां रेजोनेंस दिखाना है। कैसे दिखाएंगे आप, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बढ़िया से पढ़ के आइए। ठीक है।